हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। अब ये वाला सेशन सिर्फ और सिर्फ जो है तो रिवाइज सेशन रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल मैं आपके सामने जो है तो क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर आपको यहाँ पर बता दूंगा। बाकी कुछ एक क्वेश्चंस के की पॉइंट्स हो गए, अगर उनको डिस्कस करना होगा तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता रहूंगा। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। साथ में अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 175 की बात करें तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है? तो वह किस अनुसूची में बताया गया है? तो वो बताया गया है 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ एक की पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि कुछ एक अनुसूचियां हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली अनुसूची क्या बताती है? तो पहली अनुसूची में भारत जो है तो राज्यों का संघ होगा, इसके बारे में बताया गया है। उसी प्रकार चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों की संख्या यहाँ पर निर्धारित की गई है, उसी के बारे में जो है तो चौथी अनुसूची में बताया गया है। उसी तरह 10वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, यह जो है तो दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची आप सभी को पता है कि पंचायत से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो नगर पालिका से संबंधित है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल अनुसूचियां कितनी है? तो टोटल अनुसूचियों की संख्या है 12, ये आप सभी को पता होगा। तो ये हमने थोड़े थोड़े की पॉइंट्स यहाँ पर देख लिए जो कि आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है तो उसका उल्लेख किया गया है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी, इसका उल्लेख आर्टिकल 44 में किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एक पॉइंट यहाँ से बनता है, तो भारत का राज्य कौन सा है जहां पर जो है तो समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है तो लागू है? तो ये भी आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल जो है तो एक तो उत्तराखंड स्टेट हुआ है और एक जो है तो गोवा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है जहां पर यूसीसी यहाँ पर लागू है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये भी आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल 63 के अंतर्गत। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है? तो ये वाला क्वेश्चन हमने पॉलिटी के सेशन में डिस्कस किया हुआ था, जो हमने लक्ष्य सीरीज चलाई हुई है। वहां पर हमने पॉलिटी की पहली ही वीडियो में बताया हुआ था कि कौन सी संस्था जो है तो संवैधानिक नहीं है, तो वो हो जाएगी नीति आयोग। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नीति आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है न्यू दिल्ली में। अब मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, किसके स्थान पर की गई थी? तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के स्थान पर की गई थी। तो ये भी कुछ एक की पॉइंट्स आपको पता चल गए। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है तो कब प्रारंभ की गई थी? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना जो है तो 2015 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान में रखनी है, 22 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। 22 जनवरी 2015 को जो है तो इस योजना को प्रारंभ किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, कृषि जो है तो आय पर कर किससे संबंधित है? तो कृषि आय पर कर किससे संबंधित है? तो यह स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राज्य सरकार। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गेहूं कौन सी फसल है? क्या यह रबी फसल है या फिर खरीफ फसल है या फिर जायद की फसल है? तो आप सभी को पता होगा कि जो भी फसलें हम सितंबर अक्टूबर में जो है तो बोते हैं तो उनको रबी की फसल बोला जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 182, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? अब देखो, दो पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं। एक तो हो गया वर्मी कल्चर और एक होता है विटीकल्चर, जिनमें आप कंफ्यूज होते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जब भी बात आएगी वर्मी कल्चर की तो वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो यह है केंचुआ पालन से। ये आपको पता चल गया। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और जब भी विटीकल्चर की बात आएगी तो विटीकल्चर जो है तो किससे संबंधित है? तो यह है अंगूर से संबंधित है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसी तरह आपको कुछ और की पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि पीसी कल्चर, यह जो है तो मत्स्य पालन से संबंधित है। उसी तरह आपसे पूछा जाता है एपीकल्चर, तो एपीकल्चर जो है तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दो तीन पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता चल गए। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम या आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कॉपर और जिंक से मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनती है? तो कॉपर और जिंक से मिलकर जो है तो पीतल बनता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि का क्या नाम है?
तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम है स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर पता होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि कल क्या हुआ? कल जो है तो पिछले कल जो है तो इंडिया ने पाकिस्तान पर अलग-अलग 8 लोकेशंस में 9 स्ट्राइक यहाँ पर किए हैं। और यहीं पर आपके लिए जो है तो करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या बनता है? तो वो बनता है ऑपरेशन सिंदूर। तो कई बार देखो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा आगे आने वाले एग्जाम्स में कि अभी इंडिया ने जो है तो पाकिस्तान पर अलग-अलग 8 लोकेशंस में 9 स्ट्राइक किए हैं। तो इस ऑपरेशन को जो है तो गवर्नमेंट ने क्या नाम दिया है? तो वो दिया है ऑपरेशन सिंदूर। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कई बार लिंक चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, महिमा पुस्तकालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर हमारे हिमाचल के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो महिमा पुस्तकालय आप सभी को पता है कहाँ पर है? तो वो है सिरमौर के नाहन में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी 2-3 पॉइंट्स बनते हैं। तो महिमा पुस्तकालय कहाँ पर है? तो ये है नाहन में और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जो है तो पुस्तकालय है। इसकी स्थापना किसने की थी? यानी कि इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? तो वो किया था सिरमौर के राजा अमर प्रकाश ने। और महिमा पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? ये आपको ध्यान में रखना है 1927 में। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर बताई कि महिमा पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो महिमा पुस्तकालय की स्थापना जो है तो सिरमौर के राजा अमर प्रकाश ने की थी। तो इनसे एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अमर प्रकाश की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अमर प्रकाश की मृत्यु ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में हुई थी। और कब हुई थी? 1933 में हुई थी। ये 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। बाकी सिरमौर की यहाँ पे बात आई है तो सिरमौर के बारे में 2-3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि सिरमौर में ही माता बाला सुंदरी का मंदिर है। सिरमौर के पांवटा साहिब में जो है तो विश्वकर्मा मंदिर है। सिरमौर में ही जो है तो नाग न्योना मेला लगता है। उसी के साथ सिरमौर में ही सीसीआई जो सीमेंट फैक्ट्री है वो भी है। और ये है कहाँ पर? एग्जैक्ट कहाँ पर है? तो एग्जैक्ट की अगर बात करें तो सिरमौर के राजबन में है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 123। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की जनसंख्या कितनी है? तो वो है 68,64,602। ये आपको पता चल गया। उसी तरह आपसे पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का लिंगानुपात कितना है? तो वो है 972। उसी प्रकार आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो वो हो जाएगा 909। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 82.80%। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, शिमला बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको गलत करने ही नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आप सभी को पता है। तो वो थे न्यायाधीश टीवीआर ताताचारी। 188 का देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको 2-3 पॉइंट्स और बताऊंगा जो कि आपने ध्यान से सुनने हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? तो वो थे एनसी मेहता। उसी के साथ आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे? तो वो थे ई पेंड्रल मून। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। हिमाचल के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? तो वो थे एनसी मेहता। और हिमाचल के पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे? तो वो थे ई पेंड्रल मून। 2 पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे एस चक्रवर्ती। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो थोड़े थोड़े की पॉइंट्स हम यहाँ पर देखते चलेंगे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ये बहुत पहले हम यहाँ पर डिस्कस किया करते थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 189 है। निम्न में से किसे जो है तो माघी त्योहार कहते हैं? तो माघी त्योहार आप सभी को पता है किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं लोहड़ी को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 2 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ से भी बताऊंगा जो कि आपने ध्यान से सुनने हैं। जैसे कि फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो फूलों का त्योहार कहा जाता है उख्यांग को। किसे कहा जाता है? उख्यांग को। और ये वाला क्वेश्चन जो है तो हमीरपुर बोर्ड ने बहुत बार पूछ रखा है। अच्छा, ये वाला उत्सव जो है तो किस डिस्ट्रिक्ट में हम मनाते हैं वो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। उसी की तरह एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, चित्रों का उत्सव या फिर चित्रों का त्योहार जो है तो कहाँ पर मनाया जाता है?
तो चित्रों का त्योहार जो है तो चैत्रोल इसे कहते हैं और ये मनाया जाता है सिरमौर में। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, रिवाल्सर झील कहाँ पर है? आप सभी को पता है कहाँ पर है, तो वो है मंडी में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मंडी में आप सभी को पता है कि बहुत सारी झीलें हैं, जैसे कि कुंतभयोग हो गया, पंडोह झील हो गया, कमरूनाग झील हो गया, पराशर झील, कुमारवाह झील, कालासर झील, सुखसार झील। तो ये कुछ मंडी की झीलें हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, लवी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? आप सभी को पता है कि लवी मेला जो तो शिमला के रामपुर में लगता है। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लवी मेले की शुरुआत किन के द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी केहरी सिंह के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब शिमला की यहाँ पे बात आई है, तो शिमला से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सिप्पी मेला कहाँ पर लगता है? तो ये भी शिमला में लगता है। उसी तरह पत्थर का खेल कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है शिमला के हलोग में। उसी तरह शिमला में जो है तो शिमला समर फेस्टिवल लगता है। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। उसी तरह कुछ और भी क्वेश्चंस की अगर बात करें, जैसे कि नलवाड़ी मेला, नलवाड़ी मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है बिलासपुर के लुहणू मैदान में। और इसकी शुरुआत जो है तो 1889 में किन के द्वारा करवाई गई थी? डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा करवाई गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 192 है। तो शूलिनी मंदिर कहाँ पर है? तो शूलिनी मंदिर कहाँ पर है? आप सभी को पता है कहाँ पर है? तो यह है सोलन में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर है? तो भूरी सिंह संग्रहालय आप सभी को पता है कहाँ पर है? तो वह है चंबा में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित 2 पॉइंट्स और बनते हैं, जैसे कि एक तो आपको पता चल गया भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर है, तो वह है चंबा में। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है शोभा सिंह आर्ट गैलरी। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो यह है कांगड़ा के अंद्रेटा में। उसी तरह आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है रोरिक आर्ट गैलरी। तो रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो यह है नग्गर में, यानी कि कुल्लू में। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने कुछ एक क्वेश्चन देखे जो कि आपको पता होने चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगती है तो जरूर से वीडियोस को लाइक कर दिया करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा जो है तो इंग्लिश से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 196 की बात करें, यह जो है तो प्रेपोजिशन आपको यहाँ पर बतानी है कि कौन सी यहाँ पर प्रेपोजिशन आएगी। आवर एग्जामिनेशन कमेंसेज डैश मंडे नेक्स्ट। तो कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? तो वो आएगी ऑन। आवर एग्जामिनेशन कमेंसेज ऑन मंडे नेक्स्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 की बात करें, एंट्री डैश दिस ऑडिटोरियम इज टिकट। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो वो आएगा टू और बाय। एंट्री टू दिस ऑडिटोरियम इज बाय टिकट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 198 की बात करें, आई वॉज डिलाइटेड एट योर सक्सेस। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 198 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह 199 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस आपको यहाँ पर बताना है। 4 यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इन चारों में जो तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राम सिंग्स अ सॉन्ग। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 200 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके पास दिया गया है पोजेसिंग अनलिमिटेड पावर्स। तो इसके लिए जो है तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ओमनीपोटेंट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ एक इंग्लिश के क्वेश्चन देखे। अब चलो हम थोड़े से हिंदी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो हिंदी के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के 39 तक आपको यहाँ पर शुद्ध शब्द बताने हैं कि शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, तो अभ्यास किस तरह से लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है, ऑप्शन सी में यहाँ पर देकर के रखा है, इसलिए 35 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, तो परमात्मा किस तरह से लिखा जाता है? तो ऑप्शन सी में ही देकर के रखा है, परमात्मा इस तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, तो यहाँ पर घंटा बोला गया है, तो घंटा किस तरह से लिखा जाता है? 37 का ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह 38 की बात करें, तो 38 जो है तो क्या यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा? रणभूमि किस तरह से लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है इस तरह से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 39 की बात करें, तो 39 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निष्ठा इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछे गए थे शुद्ध शब्द, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर के 44 तक कुछ है कि यहाँ पर संधियां दी गई हैं, तो आपको उनका पूरा का पूरा अर्थ यहाँ पर बताना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, देव प्लस आलय। तो देव प्लस आलय क्या हो जाएगा? तो देव प्लस आलय हो जाएगा देवालय। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, सूर्य प्लस उदय। तो सूर्य प्लस उदय मीन्स सूर्योदय। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, मृत प्लस मय। तो मृत प्लस मय मीन्स मृणमय। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह 43 की बात करें, वी प्लस अतीत यानी कि व्यतीत। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, अनु प्लस एषण। तो अनु प्लस एषण मीन्स अन्वेषण। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें,
सो क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर के 47 तक आपको बताने हैं कि कौन से शब्द यहाँ पर तद्भव हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक शब्द दिया गया होगा, आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसका जो है तो तद्भव हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। तो कुठार का तद्भव यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कुठार का तद्भव क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कुल्हाड़ी। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो मुष्टिका, इसका जो है तो तद्भव क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मुट्ठी। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 का ऑप्शन बी करेक्ट। 47 क्वेश्चन की बात करें तो तुरंग यहाँ पर दिया गया है, तो तुरंग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 48 से लेकर के 50 तक आपको यहाँ पर उचित लिंग यहाँ पर बताने हैं। जैसे कि 48 में है ठाकुर, तो ठाकुर का लिंग परिवर्तित करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा ठकुराइन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है। तो ननद, इसका लिंग परिवर्तित करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो वो हो जाएगा नंदोई। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 50 है बालिका, तो बालिका का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बालक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। तो यहाँ पर बोला गया है आजीवन, आजीवन में जो है तो कौन सा समास यहाँ पर लगेगा? तो आजीवन में कौन सा समास लगेगा? तो वो लगेगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। पीताम्बर में कौन सा समास लगेगा? तो पीताम्बर की अगर बात आएगी तो इसमें लगेगा बहुब्रीहि। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर के 55 तक आपको यहाँ पर भाववाचक संज्ञाएं चुननी है। तो जैसे कि आपके पास दिया गया है कुमार, तो कुमार की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। तो यहाँ पर कुमार दिया गया है, इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी कौमार्य। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। तो शूर की यहाँ पे भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो शूर की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी शौर्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 55 सुहृद, इसकी जो है तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी सौहार्द। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 अनुचर में कौन सा उपसर्ग यहाँ पर लगेगा? तो अनुचर में लगेगा अनु उपसर्ग। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। तो परोपकार में कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो परोपकार में जा तो पर उपसर्ग यहाँ पर आएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 58 है। कृपा में कौन सा प्रत्यय है? तो कृपा में जो है तो कौन सा प्रत्यय है? तो वो है आ प्रत्यय। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। विलास में कौन सा प्रत्यय है? तो विलास की बात आएगी तो यहाँ पर आस प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है। तो विराम चिन्ह आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी उद्धरण। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस, तो यहाँ पर हमने कुछ एक क्वेश्चंस को रिवाइज किया। थोड़े से हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर देख लिए। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आपके कुछ एक सजेशंस हैं तो वो आप नीचे हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।